हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के जो यूपीटी पॉलिसी से जितने भी पेपर हुए उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था। ठीक है, कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए वी गिरी, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और ऑप्शन डी है बी डी जत्ती। तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हमको बताना है। तो कौन नहीं रहे, तो वो है डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी क्या है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक है, ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल कब तक था, तो ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल था। ये क्या थे, ये मुस्लिम प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्र किसको सौंपता है त्यागपत्र, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति क्या करता है कि उपराष्ट्रपति क्या करता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना किसको देता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को की मध्यरात्रि को नियति सेवाद ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन है लाल किला दिल्ली, ऑप्शन बी तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली, ऑप्शन सी है संसद संविधान सभा और ऑप्शन डी है इंडिया गेट नई दिल्ली। तो कहाँ से दिया था, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से, तो संसद संविधान संविधान सभा से। संविधान सभा में क्या दिया था, ये क्या है, भाषण दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्य के मुख्यमंत्री और ऑप्शन ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो किसके पास होती है, तो ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 3। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या है कि राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करता है, तो वो 12 लोगों को। ठीक है, ठीक है, क्या है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद अनुच्छेद 80 को और 80 के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त होता है जो जो किससे हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, साहित्य, जो साहित्य, कला, विज्ञान व समाज समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखता हो। ठीक है, ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत, तो 80 के अनुच्छेद 80 के तहत क्या है, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव जो रखता हो उसको राष्ट्रपति क्या है राज्यसभा में मनोनीत करता है। ठीक है, बात करें कि ये लिया कहाँ से गया है। ठीक है, जो क्या है कि 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, ये किस संविधान मतलब कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है भारत के महान्यायवादी। तो क्षमादान मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है, वो राष्ट्रपति को है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 में क्या है कि राष्ट्रपति को क्या है क्षमादान की शक्ति
को स्पष्ट क्या किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, हमको बताना है कि चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन है पाँचवें, ऑप्शन बी छठवें, ऑप्शन सी सातवें और ऑप्शन डी आठवें। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति चौथे नंबर के थे, तो ये छठे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक था, तो ये 25 जुलाई 1977 से क्या है 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है मोहलत, ऑप्शन बी है दंड विराम, ऑप्शन सी क्षमादान और ऑप्शन डी विनिमय। तो क्या कहा जाता है अनुच्छेद 72 को क्षमादान कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 72 को क्षमादान कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्या है, भारत को किसी भी न्याय द्वारा सुनाई गई सजा को कम करने या क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसमें, अनुच्छेद 72 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, श्री रामनाथ कोविंद भारत के थे ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के क्या है, किस नंबर के राष्ट्रपति थे वो हमको बताना है। वो किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद कितने 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल कब से था, तो ये 25 जुलाई 2017 से कब तक था, तो ये 25 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, कब तक था, तो 2022 तक इनका कार्यकाल था। बात करें कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी क्या है, वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और क्या है, ये प्रथम आदिवासी तथा देश की क्या है दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। क्या है, ये प्रथम आदिवासी और देश की दूसरी हैं, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था, तो क्या है कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह क्या थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ये चौथे नंबर की राष्ट्रपति थी, तो ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, बताना है कि रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ये क्या है, ये 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए तो ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ऑप्शन है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 4 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों तक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फर्स्ट है राष्ट्रपति, जो सेकंड है उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यसभा के सभी सदस्य। उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। ठीक है, तो बताना है कि कौन इसमें से क्या है कि अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा
क्या है उनका मतदान से चुना जाता है। तो कौन होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा क्या है, राष्ट्रपति भी इस तरह चुने जाते हैं और उपराष्ट्रपति भी चुने जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन नंबर ए के केवल एक और केवल दो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। भारत का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी के आर नारायण, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, वो नीलम संजीव रेड्डी जी थे। ठीक है, ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। इनका कार्यकाल कब से था, तो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था और ये 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल था और ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। ठीक है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो ऑप्शन ए बी गिरी, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है शंकर दयाल शर्मा और ऑप्शन डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो कौन भारतीय राष्ट्रपति हैं जो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए और इसके लिए जेल भी गए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये है ऑप्शन नंबर ए बी गिरी जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो हमने अभी पहला क्वेश्चन बताया, तो किसको, तो ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2015 में चकबंदी के बाद में पूछा था, तो अभी हमने बताया। तो कौन कौन निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, तो कौन सा होगा, तो ये है एन संजीव रेड्डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके है, तो किसके पास है। तो ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा। ठीक है, तो क्या है कि उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले उनको पद से हटाने के का अधिकार किसके पास है, तो वो राज्यसभा के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 54, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी अनुच्छेद 66 और ऑप्शन ए अनुच्छेद 74। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 63 के अनुसार क्या है, भारत का एक 63 में क्या है, तो भारत 63 में दिया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्या है 63 में उल्लेख है। ठीक है, और क्या है 63 में उल्लेख है। और अनुच्छेद 66 के तहत क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, 66 के तहत क्या है, चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन है, प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति क्या होता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बात करें कि इस समय भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वो है श्री जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी, ये क्या है, ये उपराष्ट्रपति हैं। चौथे नंबर के हैं, तो ये 14वें नंबर के क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है श्री बी गिरी और ऑप्शन डी है श्री बी डी जत्ती। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये एस राधाकृष्णन क्या थे, एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम
उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, एस राधाकृष्णन क्या थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, बात करें प्रथम प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है, राज्यसभा में मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या क्या है, तो ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 12। ठीक है, तो क्या है, तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 12। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 1/3 और ऑप्शन डी है यहाँ पे 1/5 है। ठीक है, क्या है, 1/5 है। तो कितने परसेंट सदस्य क्या है कि हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा 1/3 क्या है, सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो क्या है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का क्या है, एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा सदस्यता के लिए की न्यूनतम आयु कितनी है, तो ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 31 और ऑप्शन डी 35। तो राज्यसभा के लिए क्या है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो होगा 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम न्यूनतम आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है, वो हमको बताना है। तो कितनी है, तो यह है 30 वर्ष, अभी हमने बताया ना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, यह था अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अगस्त 2018 का यह क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य कौन थे। क्या है, 2018 में ग्राम विकास अधिकारी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो उस टाइम राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे, वो हमको बताना है। तो कौन थे उस टाइम के राज्यसभा के अध्यक्ष, तो कौन थे, तो वो थे एम वेंकैया नायडू थे। क्या है, उस टाइम के राज्यसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अभी हमने बताया क्या है, जगदीप धनखड़ जी क्या है, राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। जगदीप धनखड़ जी क्या है, राज्यसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। ठीक है, कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है, यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है, यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है। ऑप्शन बी है, यह कराधान, बजट और वाणिज्यिक वित्तीय विवरणों के प्रस्तावों को मंजूरी देता है। ऑप्शन सी है, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ऑप्शन डी, यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है। तो राज्यसभा की शक्तियों में से एक कौन है, हमको कौन है वो बताना है। तो कौन है इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा कि यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई। ठीक है, हमको बताना है कि प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 मई 1952, ऑप्शन सी 27 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 15 जून 1952। तो प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी, वो हमको बताना है। तो कब आयोजित की गई थी, तो ये 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 21, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 30। तो लोकसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए,
तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? ठीक है, संसद का कौन कार्य नहीं है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन विधेयक, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ऑप्शन बी है संसद को चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ऑप्शन सी है संसद में संविधान यानी संशोधन शक्तियों में परिवर्तन पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। ऑप्शन सी है संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो कौन सा इसमें संसद का कार्य नहीं है वो हमको बताना है। तो कौन नहीं है? तो ये है इस संसद के पास कोई भी न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उस न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये क्या है? ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी है 18। तो कितने वर्ष होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कई बार। तो कितनी है? तो ये कितनी है? तो ये 25 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन है 30 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा, ऑप्शन सी अनिश्चित काल के लिए और ऑप्शन डी है 2 घंटा। तो क्या है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितनी हो सकती है? तो वो 1 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है शून्यकाल का अर्थ क्या है? ठीक है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, ऑप्शन बी है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ऑप्शन सी है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल और ऑप्शन डी जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ होगा कि जब कोई अति महत्वपूर्ण विचार चर्चा के लिए उठाया जाए। ये क्या है? ये शून्यकाल का ये अर्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? ठीक है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो ऑप्शन 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 5 माह और ऑप्शन डी 6 माह। तो क्या है कि लोकसभा में निजी विधेयक पेश करने की अवधि कितनी है? तो वो है 1 माह। सूचना अवधि कितनी है? तो वो है 1 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कितना है वो हमको बताना है। जो क्या है 1971 से कोई अभी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कितना है वो हमको बताना है। तो कितना है? तो ये 543 क्या है लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है कि 1971 की जनगणना के आधार पर क्या है लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी निश्चित की गई है? तो वो 552 निश्चित की गई है। ठीक है, लेकिन क्या है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा में राज्यों की आवंटित स्थानों की संख्या को वर्ष 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 84वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन कितने? तो 2001 के द्वारा कब तक इतनी सीटें रहेंगी? तो ये 2026 तक जितनी सीटें हैं उतनी ही यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? ठीक है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? तो ऑप्शन है 550, ऑप्शन बी है 500 और 250, ऑप्शन सी 552 और ऑप्शन डी है 600। तो संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत यानी संख्या कितनी है? वो 552 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है?
ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें लोकसभा में आरक्षित है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 39, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 109 और ऑप्शन डी 131। तो कितनी है? तो ये है 131 सीटें हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 5। तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन ए जी बी मालवंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी एम अंथ शयन अयंगर और ऑप्शन डी डॉक्टर पी बी चेरियन। तो पहले लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? वो थे जी बी मालवंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या है कि वर्तमान में कौन सी चौथी नंबर की लोकसभा सत्र चल रही है? तो ये लोकसभा वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, और इसके 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला क्या है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? भारत में निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल कितना रहा है, सर्वाधिक रहा है? तो ऑप्शन है डॉक्टर जी एन ढिल्लन, जी एस ढिल्लन और ऑप्शन बी है श्रीमती मीरा कुमार और ऑप्शन डी है डॉक्टर बलराम जाखड़ और ऑप्शन डी है श्री हुकुम सिंह। तो को बताना है कि निम्नलिखित में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो किसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बलराम जाखड़। ये क्या है? इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ठीक है, कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था? तो 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक इनका कार्यकाल था। फिर उसके बाद 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक क्या है? इनका एक और कार्यकाल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में कुल कितनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? भारत में कुल कितनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन ए 41, 64, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 80 और ऑप्शन डी 70। तो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं हमको बताना है। तो कितनी है लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं कितनी? 80 सीटें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है? संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है? तो ऑप्शन है 26, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 21। ठीक है, तो क्या है कि उन पे क्वेश्चन दिया है कि संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं। ठीक है, यहाँ पे न तो राज्यसभा लिखा है न लोकसभा लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर यहाँ पे राज्यसभा मानेंगे तो राज्यसभा में गुजरात में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो गुजरात में राज्यसभा की क्या है? 11 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 26 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम लोकसभा ही मान लेते हैं यहाँ पे लोकसभा, क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर जो 2015 में पेपर हुआ था इसमें इस क्वेश्चन को क्या है स्टार यानी का कॉमन नंबर सबको मिला था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है कि लड़के क्या है इसको राज्यसभा माने या लोकसभा माने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो अगर हम लोकसभा मानेंगे तो 26 होगा, राज्यसभा मानेंगे तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसद के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है 100, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 50। तो कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो ये 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो ऑप्शन है 5 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 2 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 3 करोड़ रुपए। तो क्या है कि सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है आपको बताना है। तो कितनी है? तो क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष कितने? तो 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। देखते हैं।
अगला है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राज्य के मुख्यमंत्री। तो संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है, वो है राज्य के मुख्यमंत्री क्या है, संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं है। ठीक है, संघ कार्यकारिणी में कौन आता है, तो उपराष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति आता है और प्रधानमंत्री आता है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। तो ऑप्शन है कार्यपालिका का विधायपालिका के प्रति उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी है संसद की सर्वोपरिता, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की सर्वोपरिता और ऑप्शन डी है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। ठीक है, किसने कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। ठीक है, ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है देवीलाल, ऑप्शन सी है बीपी सिंह और ऑप्शन डी है लाल कृष्ण आडवाणी। तो उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्यभार कभी भी नहीं संभाला है, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो हो गए बीपी सिंह क्या है, कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए लोकसभा की कुल संख्या का 15%, ऑप्शन बी है लोकसभा की कुल संख्या का 10%, ऑप्शन सी है लोकसभा की कुल संख्या का 5% और ऑप्शन डी है लोकसभा की कुल संख्या का 20%। तो कितने परसेंट होते हैं, तो ये लोकसभा की कुल संख्या का 15% क्या है, मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है संविधान सीईसी और चुनाव आयोग, संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या यहाँ पे खाली स्थान है, वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। ठीक है, बताना है कि क्या है कि उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाते हैं या कितने वर्ष, कितनी उनकी एज हो जाएगी तब तक वो उस पद पर नियुक्त रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं। ठीक है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, यानी इसमें से जो भी पहले पूरा हो जाएगा, यानी 6 साल अगर उनका कार्यकाल पूरा हो गया और उनकी आयु 65 वर्ष अभी नहीं हुई तो रिटायर हो जाएंगे। अगर 6 साल से पहले उनकी आयु 65 वर्ष हो गई तो भी वो रिटायर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है संसद के खर्चे संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, तो ये क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा क्या है, संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, नियंत्रक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सीएजी बोलते हैं। ठीक है, सीएजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो ऑप्शन है केंद्रीय कानूनी मंत्री, ऑप्शन बी है विधि सचिव, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, तो ये होते हैं भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, ये क्या है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, महान्यायवादी यानी क्या है, किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद 76 में इनका उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। ठीक है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी अभी हमने बताया, तो ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, ऑप्शन सी है कानून मंत्री और ऑप्शन डी है महान्यायवादी। कौन होता है, वो महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। केंद्रीय
सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? तो ऑप्शन है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी है 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, और ऑप्शन डी है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कितने कितने समय तक बना रह सकता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे? इस घोषणा में से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गए। वो कौन प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन है राजीव गांधी, ऑप्शन बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, और ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो बीपी सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की लगभग कितनी अवधि थी वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है 2 दिन, ऑप्शन बी है 2 महीना, ऑप्शन सी है 2 हफ्ते, और ऑप्शन डी है 2 साल। तो कितने दिन थी? वो 2 हफ्ते थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है वो हमको बताना है। तो कौन होता है? वो वो होता है राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है। ठीक है, क्या है कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद हमको बताना है। तो ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, और ऑप्शन डी गुजरात। तो किस राज्य में विधान परिषद है हमको बताना है। तो किस राज्य में है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करते हैं कि वर्तमान में वर्तमान में वर्तमान में कुल कितने राज्यों में क्या है विधान परिषद है? तो कुल वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है विधान परिषद है। ठीक है, कौन कौन सा? तो उत्तर प्रदेश पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा बिहार, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा आंध्र प्रदेश, और छठवां कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, 6 राज्यों में क्या है विधान परिषद है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? ठीक है, अनुच्छेद 161 के अनुसार। तो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो किसे अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है किसी भी सजा को माफ करने या अविलंब करने, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ठीक है, किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है हमको बताना है। तो किसके विरुद्ध नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध क्या है अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अगला है भारत के किसी राज्य में राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन ए 6 वर्ष। ठीक है, तो बात करते हैं। तो भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रह सकता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है तथा राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है, अर्थात उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो ऑप्शन ए शारदा मुखर्जी, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी मार्गरेट अल्वा और ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। तो कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ की राज्यपाल थी, तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, हमको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और ऑप्शन डी है राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो कौन कथन सही है हमको बताना है। तो कौन सही है इसमें, वो है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। तो ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो कौन होता है, वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताना है कि कौन सा कथन राज्यपाल के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन ए, वह राज्य विधान परिषद में 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो हमको बताना है कौन इसमें सही है। तो कौन सही होगा इसमें, क्या है कि वह राज्य विधान परिषद में 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये क्या है, ये सही नहीं है। ठीक है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, यहाँ पे खाली स्थान है, को विधानसभा का सत्रवास करने की शक्ति है। ठीक है, किसको विधानसभा का सत्रवास करने की शक्ति है, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है राज्यपाल, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। ठीक है, तो किसको विधानसभा का सत्रवास करने की शक्ति प्राप्त है, किसको प्राप्त है, वो है राज्यपाल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्या है, ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन है 30 एवं 272, ऑप्शन बी 80, 540, ऑप्शन सी 55, 333 और ऑप्शन डी 60, 500। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो विधानसभा में प्रतिनिधि का क्या है, कितने सदस्य होंगे, तो ये क्या है, न्यूनतम 60 और अधिकतम कितने, अधिकतम 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। ठीक है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए इस बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो ऑप्शन है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राज्य वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है। तो कौन प्रमाणित करता है, ये है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। ऑप्शन है 65 वर्ष, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 62। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये है 65 वर्ष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, सरकारी
सकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए चुनाव सुधारों, ऑप्शन बी केंद्रीय और राज्य संबंध, ऑप्शन बी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, और ऑप्शन ए बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। तो सकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है वो हमको बताना है। तो किससे संबंधित है सकारिया आयोग? तो ये केंद्रीय और राज्य संबंध के केंद्र और राज्य संबंध क्या है इससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ठीक है, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो ऑप्शन है 120, ऑप्शन बी 118, ऑप्शन सी 122 और ऑप्शन डी है 124। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में क्या है वर्णन है। ठीक है, किसमें? तो 124 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ठीक है, तो ऑप्शन है परमादेश, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षण और ऑप्शन डी आधिकारिक परीक्षा और ऑप्शन डी निषेध। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तो ये उत्प्रेक्षण होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी अन्ना चांडी और ऑप्शन डी सुनंदा भंडारे। तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी वो हमको बताना है। तो कौन थी? तो ये क्या है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये क्या थी? तो ये उच्चतम न्यायालय की। बात करें उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? ठीक है, 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया है वो हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या है कि ये 2016 में ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 2016 में 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया था? वो जस्टिस TS ठाकुर थे। ठीक है, बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है यशवंत चंद्रचूड़। यशवंत चंद्रचूड़। चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है नवसृजित उच्च न्यायालय है। नवसृजित उच्च न्यायालय कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन है मेघालय, असम, नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और ऑप्शन डी मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो हमको बताना है कि नवसृजित क्या है उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? तो ये है क्या है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अदालत, ऑप्शन बी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है भारत का सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी है UNCLOS सामुद्रिक। तो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन है हमको बताना है। तो कौन है? वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की संख्या की बात करें तो कितने हैं? तो 160 है। ठीक है, वहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो 34 जज हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में कितने जज हैं? तो 15 जज हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।